पिछले सेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट समझे थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वेट करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लिया जाता है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आर लिया गया जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का पिकुलियर प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में, उस वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है ना। तो किसी भी कंडक्टर का पिकुलियर प्रॉपर्टी, जिस पिकुलियर प्रॉपर्टी में किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। अब यह एक सवाल आता है कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में रेजिस्टेंस क्यों होता है, रेजिस्टेंस होने के क्या कारण है। तो चूंकि हमें पता है जो किसी भी कंडक्टर में चार्ज का जो मूवमेंट होता है, तो चार्ज का मूवमेंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कोलाइड करते हैं, कॉलिजन होता है। तो जिसमें जितना कॉलिजन होगा, अगर ज्यादा कॉलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन कम स्केप करेगा, कम मूव करेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। इसीलिए उस टर्म को हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस कम या ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि उस वायर के, उस कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन में जो कॉलिजन होता है, जिसके चलते करंट कम मूव करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। चलिए अब यहां पर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमें समझना पड़ता है कि ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। किसी भी वायर का या कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ वायर। और लेंथ ऑफ वायर में आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का। आर मतलब रेजिस्टेंस। तो आर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर का, इट मीन किसी भी वायर को हम जितना ज्यादा लंबा रखेंगे, ज्यादा लेंथ रखेंगे, उतना उस वायर का रेजिस्टेंस क्या उतना ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया थिकनेस जिसको कहिए, या उस वायर का जो बेस एरिया होता है, यानी तार की मोटाई हुई। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। और एरिया को हम पाई आर स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि वायर जो भी होगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा और सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस पाई आर स्क्वायर में आप देखते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है पाई, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट टर्म मान लेंगे पाई को, और इसको हटाएंगे तो सीधे हम क्या आर स्क्वायर कहेंगे। क्लियर। तो आप सीधे भी कह सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें टेम्परेचर। कि वायर को हम जितना ज्यादा टेम्परेचर में रखेंगे उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और चौथा होता है नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल में रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। चूंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डेंसिटी होता है, इसीलिए अलग अलग डेंसिटी होने के चलते हम ये कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन रेट जो होता है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। इसीलिए ये चार फैक्टर्स हैं जिस पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। वो चार फैक्टर्स क्या है? लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। कैसे ये डिपेंड करता है? तो हमको याद रखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या स्क्वायर ऑफ रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल पर। अब देखिए इसके बाद आता है रेसिस्टिविटी।
एक टॉपिक आएगा कि रेस्ट्रिक्टिविटी किसको कहते हैं। अभी हम समझेंगे अगला टॉपिक रेस्ट्रिक्टिविटी। रेस्ट्रिक्टिविटी का मतलब क्या हुआ। अभी हमने देखा है कि फैक्टर्स जो है, जिस फैक्टर्स पर किसी भी कंडक्टर का या वायर का जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, उसमें कितने फैक्टर थे, 4। इस 4 में ये 2 मेन है, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ टेम्परेचर कभी कांस्टेंट होता नहीं है। टाइम टू टाइम टेम्परेचर क्या फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता रहता है। तो हम सिंस देखिए आर अल्फा एल, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। इसलिए अगर हम इसको 2 इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, जो आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल बाई ए का। अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल बाई ए से, तो यहां भी अंडरस्टूड है कि आर और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर और ए क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर देखिए अगर हम इस प्रोपोर्शनली को फिर अगर हम इक्वेट करेंगे, इक्वल साइन में चेंज करेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और यहाँ कांस्टेंट टर्म रो आता है, रो एल बाई ए। यहां पर ये कांस्टेंट है रो, इसको हम रो बोलते हैं। इसी रो को हम रेस्ट्रिक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब यहां है कि रेस्ट्रिक्टिविटी तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ। अगर रेस्ट्रिक्टिविटी अब होगा क्या, तो अभी आप देखिए कि सिंस रो आर इज इक्वल टू क्या बना, रो एल बाई ए। अगर आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए बना, तो रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए हो जाएगा। इसीलिए रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। अब यहां आर है, आर का ऐसा यूनिट ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एल का मीटर होता है। 1 मीटर कैंसिल होके क्या बचता है, ओम मीटर। यानी ओम मीटर जो है ये ऐसा यूनिट हो गया किसका, ये ऐसा यूनिट ऑफ रेस्ट्रिक्टिविटी हो गया। तो अब आप सोचते होंगे कि हम सीधे आगे रेस्ट्रिक्टिविटी के ऐसा यूनिट पर, बट ये तो नहीं समझे कि रेस्ट्रिक्टिविटी क्या होता है। देखिए रेस्ट्रिक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है, तो उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। और अगर उसका जो रेसिस्टेंस होगा, तो वो रेसिस्टेंस पर यूनिट ऑफ लेंथ में, यानी पर मीटर में, 1 मीटर में कितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है। तो किसी भी कंडक्टर के द्वारा, किसी भी वायर के द्वारा पर यूनिट ऑफ लेंथ या पर मीटर ऑफ रेसिस्टेंस, पर मीटर ऑफ लेंथ में जितना रेसिस्टेंस ऑफर होता है, वो उसका रेसिस्टिविटी कहलाता है। और इसीलिए हम रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन क्या देते हैं, इसका रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन देंगे कि द नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर इन पर यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब उसका 1 मीटर जो होगा, 1 मीटर में जितना रेसिस्टेंस ऑफर हुआ वो उसका रेसिस्टिविटी होता है। और रेसिस्टिविटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। आप उस मटेरियल को कितना भी लंबा कर दीजिए, थिकनेस को अल्टर कर दीजिए, उसका रेसिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होगा। हाँ, रेसिस्टेंस चेंज होता है। अगर लंबा बढ़ा देंगे, लंबा कर देंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, थिकनेस बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या घट जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी कंडक्टर के थिकनेस को अल्टर करो, उसके लेंथ को अल्टर करो, उसका रेसिस्टिविटी कभी नहीं चेंज होगा। रेसिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट बना होता है। क्लियर। तो रेसिस्टिविटी मतलब जैसे ये कंडक्टर है, वायर है, ये 2 मीटर का है और इसका टोटल रेसिस्टेंस 10 ओम है। तो इसका 1 ओम जो होगा, 1 मीटर में 5 ओम रेसिस्टेंस होगा। तो इसका रेसिस्टिविटी 5 ओम मीटर हो गया। तो 5 ओम मीटर कहेंगे, इसका मतलब
इसके 1 मीटर में 5 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर हुआ। इसीलिए रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का जो पर यूनिट ऑफ लेंथ होता है, तो पर यूनिट ऑफ लेंथ में जितना रेसिस्टेंस ऑफर हुआ वो उसका रेसिस्टिविटी हो गया। क्लियर? रेसिस्टिविटी समझ गए। अब देखिए इसी में आप कहेगा कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो ओम्स लॉ में क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो R कांस्टेंट है, इसका मतलब R जो होता है वो V बाई आई होता है, यानी V और I का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जब मेरे पास V दिया रहेगा और I दिया रहेगा और उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है, इस पर आप V को ले लीजिए, इसको I को ले लीजिए, या यहाँ I ले लीजिए, यहाँ V ले लीजिए, और इसको अगर आप प्लॉट करेंगे, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई डेटा दिया रहेगा और इसको हम प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे इसको अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो ओम्स लॉ का जब भी वेरिफिकेशन करना होगा तो आपके पास जो V और I दिया होगा उस V और I को आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो उसका कार्टेशियन पॉइंट बनेगा उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो जाता है कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट बना होता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो कांस्टेंट रेशियो होता है उसी को हम क्या रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में हम रेसिस्टेंस को प्रूव करते हैं कि हमेशा V और I का रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा, फिक्स बना रहेगा। क्लियर? अब देखिए इसके बाद रेसिस्टर है और सिस्टम ऑफ रेसिस्टर है। तो रेसिस्टर किसको कहते हैं? जैसे नाम ही है इसका रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो रेसिस्टेंस ऑफर होता है वो उसका, तो जिसमें रेसिस्टेंस ऑफर होता है तो कोई भी डिवाइस होगा तो किसी में कम रेसिस्टेंस ऑफर होगा, किसी में ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर होगा, बट रेसिस्टेंस ऑफर होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो अपने आप में एक रेसिस्टर है। और रेसिस्टर का जब हम सिंबल बनाते हैं तो इस तरह से एक सिंबल बनाएंगे, ये रेसिस्टर हो गया। अब ये रेसिस्टर जो भी होगा, डिवाइस जो भी होगा, इसका एक सिस्टम होता है। कैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं? तो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स में जब आते हैं तो इसके 3 होते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। बेसिकली एक्चुअली 2 ही है, बट एक मिक्स में भी आ जाता है कि जहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसीलिए आप 2 ही समझिएगा। फिर हम एक अगले सेशन में मिक्स समझाएंगे। तो पहले सीरीज क्या हुआ और पैरेलल क्या हुआ। तो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर 2 होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये 1 2 3, अगर हम इसको यहां बनाएं अब यहां देखिए 2 फिगर हमने बनाए हैं, इसको ध्यान दीजिए। इसको आप R1, R2 और R3, ये R1 मतलब पहला रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, किसी को आप 1 2 3 लिख सकते हैं। यहां भी ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखिए 3 रेसिस्टर है मेरे पास
और तीनों रेसिस्टर को हम सेल के साथ क्या किए हैं, देखिए कनेक्ट कर दिए। तो सेल के साथ जो कनेक्ट किया गया ये इन टू इन कनेक्ट है, लेकिन यहां जो 3 रेसिस्टर लगा है इसमें सेल के साथ डायरेक्ट इसका कनेक्शन नहीं है। अगर हम बीच में इसको काट दें, इसको हटा भी दें, तो एक चीज पहले हम ये समझेंगे कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव से निगेटिव। अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यहां से इलेक्ट्रिक करंट चला, मूव करना शुरू किया, तो इस रास्ते से ऐसे मूव करके इसके पास आएगा, फिर इसके पास ऐसे, इसके पास ऐसे होते हुए इसके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन यहां से जब इसमें चलेगा तो अब ये पॉइंट मिला जहां से 3 रास्ता बन जाता है। देखिए ये 3 रास्ता बन गया। अब ये जो करंट, टोटल करंट यहां से जो भी जनरेट हुआ होगा सेल से या बैटरी से, जब ए पर आया होगा तो ए पर 3 रास्ता बन गया, तो कुछ करंट इस रास्ते में चला जाएगा, ये I1, ये I2 और ये I3। अच्छा ये ऊपर में 1 लिखे हैं तो I1 कर दीजिए, इसको I3 कर दीजिए। इस सर्किट में आप क्या देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है, एक जंक्शन है, एक पॉइंट है जहां से अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। अगर हम इसको हटा भी देंगे यहां पर कुछ इसको, तो बाकी 2 काम तो करेगा ना। इवन अगर 2 बंद कर दीजिएगा तो 1 काम करेगा। लेकिन अगर इसमें कहीं भी एक जगह काट देंगे तो अब देखिए सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो सर्किट ओपन हो गया, अब एक भी काम नहीं करेगा। या अगर आप यही इस स्विच को ऑफ कर दीजिए, एक भी बल्ब, एक भी रेसिस्टर काम नहीं करेगा। लेकिन ये तो मेन स्विच हुआ। अगर हम इसमें कुछ सब स्विच नहीं लगता, एक ही स्विच है। देखिए इसमें ये मेन स्विच है, आपको इच्छा होगा तो एक स्विच यहां लगा के इसको ऑफ कर दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, बाकी 2 काम करेगा। तो यहां पर ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। तो सीधा समझना है कि जब 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टर को हम इस तरह से जब कनेक्ट करते हैं कि सेम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट का बंटवारा नहीं होता है, जिस कनेक्शन में कोई जंक्शन नहीं बनता है, जंक्शन का मतलब पॉइंट, डिफरेंट रूट बनता हो, तो हाउ वी कैन डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन विच नो इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का बंटवारा नहीं होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि 2 or more than 2 रेसिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट। जब कोई पॉइंट पर जाके जब इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट रूट से जाता होगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहां से 10 एम्पियर लेके आता होगा, अब ए पर जैसे ही 10 एम्पियर पहुंचता होगा तो हो सकता है कि इसमें 6 एम्पियर चला गया, इसमें 3 एम्पियर चला गया, इसमें 1 एम्पियर चला गया। ये 3 एम्पियर फिर यहाँ बी पर पहुंचेगा, ये 6 भी बी पर पहुंचेगा। ये यहां से फिर कितना हो गया बताइए, यहां से जितना करंट चलना शुरू किया था वो 3 रूट से फिर आके बी पर मिलेगा और निगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। तो पैरेलल में क्या हुआ कि करंट का बंटवारा हुआ। सीरीज में क्या हुआ कि करंट का बंटवारा नहीं हुआ। तो सीरीज कनेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि जिस कनेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है और जिस कनेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है। अब क्या है कि ये V और I एक दूसरे का क्या है, V और I एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट इनफैक्ट क्या होता है कि अगर करंट नहीं बटेगा तो फिर वोल्ट क्या होगा, बटेगा। और करंट अगर बटेगा तो फिर वोल्ट नहीं, दोनों में से कोई एक चीज को डिवाइड होना है। तो सीरीज कनेक्शन में सिंगल रूट है इसलिए करंट डिवाइड नहीं होता है। तो सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिवाइड हो जाता है। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है, इसीलिए वोल्टेज जो भी, अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी होगा मान लीजिए, तो 10 वोल्ट नहीं बटेगा, यानी R1 को भी 10 वोल्ट मिलेगा, R2 को भी 10 वोल्ट मिलेगा, R3 को भी 10 वोल्ट मिलेगा। तो सीरीज कनेक्शन में
आई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, करंट नहीं बढ़ता, तो क्या बढ़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सीरीज कनेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहचान लेंगे सीरीज और पैरेलल। दूसरी बात, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर में जो सिस्टम है रेसिस्टर का, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो कौन कनेक्शन है, सीरीज है कि पैरेलल है? अब बताइए, आपके घर में जितने भी डिवाइस लगे हैं, सारे डिवाइस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। दूसरी बात क्या है कि सबके लिए अगर 3 रेसिस्टर लगाए हैं हम, ये तो मेन स्विच हो जाएगा, और 3 रेसिस्टर लगाए तो तीनों के लिए हम सेपरेट स्विच दे सकते हैं। लेकिन इसमें सेपरेट स्विच अगर आप दे दीजिएगा, बीचों में लगा दीजिएगा, तो भी काम नहीं करेगा। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का अब आएगा, पहचानना तो समझ गए, कैसे पहचानेंगे, किसको कहते हैं, सीरीज में क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है, पैरेलल में क्या बढ़ता है और क्या नहीं बढ़ता है। तो सीरीज में करंट नहीं बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, पैरेलल में करंट बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ता है। क्लियर हुआ? अब अगर क्वेश्चन आएगा कि हम अपने घर में डोमेस्टिक पर्पस में सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रीफर नहीं करते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को डोमेस्टिक पर्पस में, हम सीरीज को क्यों नहीं करते हैं? तो इसका सिंपल है, क्वेश्चन आएगा कि सीरीज का डिमेरिट बताइए, इसका मेरिट नहीं होता, और पैरेलल का मेरिट होता है, इसका डिमेरिट कम होता है। आप कहोगे डिमेरिट तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो एक अलग चीज हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि जितने भी आप रेसिस्टर लगाएंगे, सबको सिंगल स्विच से क्या कंट्रोल करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कूलर है और ये क्या हीटर है, और बहुत गर्मी लग रही है आपको, और आपके घर में सीरीज कनेक्शन हो तो क्या होगा? बहुत गर्मी लग रही है तो निश्चित है कि आपको कूलर की हवा चाहिए, लेकिन अगर जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो साथ साथ क्या होगा बताइए? हीटर भी चलेगा। तो आप इमेजिन कीजिए कितना फनी सिचुएशन होगा कि हम कूलर चला रहे हैं, कूलर की हवा चाहिए, साथ साथ में आपको हीटर भी क्या हीट देगा, तो कितना मजा आएगा आपको। लेकिन आप देखते हैं घर में, अगर हमको इच्छा होता है हम हीटर को बंद कर देते हैं। अगर आपके रूम में 4 बल्ब हैं तो आप 3 को बंद करके रख सकते हैं, 1 को ऑन करके रख सकते हो कि नहीं? तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा मेरिट क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी हम रेसिस्टर लगाते हैं, सबको सेपरेट स्विच से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुआ। दूसरा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि R जो होता है वो V/I होता है, इसका मतलब है कि अगर करंट ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम होगा, और जब करंट कम होगा तो आपके घर के सारे डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो हमको रेसिस्टेंस तो मिनिमाइज करना है ना, रेसिस्टेंस को कोशिश करेंगे भर तक जितना कम से कम टोटल रेसिस्टेंस बने। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है, या टोटल रेसिस्टेंस होता है, वो बहुत कम होता है, जिसके चलते कम रेसिस्टेंस होने के चलते इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बनता है, और आपके घर के सारे डिवाइस क्या प्रॉपरली काम कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिमेरिट है कि टोटल जो रेसिस्टेंस होता है, टोटल रेसिस्टेंस जैसे मान लेते हैं कि ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है। अगर 5 है, 10 और 15 है, तो 5 है, 10, 15, 30 ओम टोटल हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के। और अगर ये 5 है, ये 10 है, और ये सेम चीज को अगर हमने पैरेलल में लगाया था तो इसको रेसिप्रोकल में जोड़ा जाता है। इसको रेसिप्रोकल में जोड़िए, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 तिया 6, 6 3 9 2 11/30, यानी 30/11, 11 दूना 22, 8, यानी 3 ओम। देखिए 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम को जब आप सीरीज में जोड़े तो कुल 30 ओम आ गया। इसी को जब पैरेलल में हम जोड़े तो क्या हो गया बताइए? 3 ओम से भी कम हो गया। तो कहां 30 और कहां 3, यानी सेम रेसिस्टर को
जब आप पैरेलल में जोड़े तो 10 गुना रेसिस्टेंस घट गया। तो 10 गुना रेसिस्टेंस घट गया, इसका मतलब सेम चीज में 10 गुना करंट क्या बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसी को सीरीज में जोड़ते हैं तो 10 गुना रेसिस्टेंस बढ़ गया। 10 गुना रेसिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब 10 गुना इलेक्ट्रिक करंट क्या घट जाएगा। जब 10 गुना इलेक्ट्रिक करंट, चूंकि सबका काम करने का एक मिनिमम वैल्यू चाहिए और जनरली वो सीरीज में उसको नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो काम नहीं करता है। तो डिमेरिट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में बता देंगे। पहला पॉइंट क्या कहेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस मच मोर होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसमें कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। फिर कहेंगे कि डिमेरिट इसका और है कि जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं सबको सिंगल स्विच से कंट्रोल करना होता है। ठीक है, पैरेलल का मेरिट समझ गए कि टोटल रेसिस्टेंस मच लेस होता है, जिसके चलते ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। ये भी इसके डिमेरिट और इसके ये मेरिट में आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी हम रेसिस्टर लगाते हैं, सारे रेसिस्टर के लिए क्या अलग अलग क्या स्विच का प्रोविजन होता है। इसीलिए हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंगली क्या हम इसमें किसी भी रेसिस्टर को, किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर? तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में हम ये भी बता सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन के क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक है, क्या डिमेरिट्स हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या मेरिट हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम डोमेस्टिक में क्यों प्रीफर करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हम अपने घर में डोमेस्टिक पर्पस में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस कम होता है, जिसके चलते ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी मिलता है, साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेसिस्टर को सेम मिलता है। तो आपके घर के सारे डिवाइस जो होते हैं वो प्रॉपरली अच्छे से काम कर लेते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए कन्वीनियंस होता है, इसीलिए हम अपने घर में पैरेलल। तो आपके घर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप सोच रहे होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ रहता है लगा हुआ, तो जो झाड़ होता है दिवाली सब में जो आप लगाते हैं डेकोरेटिव बल्ब है ना, उसमें जो रहता है 100-200 बल्ब होता है, आप देखते होंगे एक ही सॉकेट में लगाते हैं, वहां से स्विच ऑन करते हैं, सब एक ही साथ 100-200 जितना भी बल्ब लगा हुआ है सब जलने लगता है। तो वो जो डेकोरेटिव बल्ब है का जो पूरा लहरी है वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। उसमें एक चीज और देखते होंगे, अगर मान लीजिए ये खराब हो गया तो बाकी दो भी काम करना बंद कर देगा। देखते होंगे उसमें कि अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो दूसरा भी क्या बंद हो जाता है, काम नहीं करता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन समझे, दोनों के बीच क्या अंतर है, सीरीज के क्या डिमेरिट है, पैरेलल के क्या मेरिट है, ये तो समझ में आया। अब देखिए एक चीज और यहां समझेंगे, इसमें समझ लेते हैं, एक सेकेंड लगेगा। एक आता है एमीटर और एक है वोल्ट मीटर। तो कोई पूछेगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर को हमें किसी सर्किट में लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, मेन लाइन जो बैटरी के पास जाता है वहां एमीटर लगता है। लेकिन वोल्ट मीटर कभी भी आप सीरीज में नहीं लगाएंगे, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। यानी किसी पर्टिकुलर डिवाइस का आप क्या वोल्टेज नाप सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ऐसे लगा देंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, यहां से क्यों हो गया पैरेलल, क्योंकि यहां से जंक्शन बन गया। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सीरीज में करते हैं। कोई पूछेगा कि एमीटर को सीरीज में क्यों करते हैं, क्योंकि एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या है, एमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कम होता है। समझ में आ गया। और एमीटर का मेनली क्वाइल पर बेस्ड है कि एमीटर में जो क्वाइल लगे होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। अगर उसको हम पैरेलल में लगा देंगे तो उसमें ज्यादा करंट चला जाएगा और एमीटर का क्वाइल बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हम एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाएंगे। वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर का जो क्वाइल होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का बना होता है, और चूंकि उसमें ज्यादा करंट भी जाएगा तो वो मेल्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन में करते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि आप हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड व्हाई इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज इट्स कॉइल इज मेड अप ऑफ
high melting point. And how ammeter is connected? So ammeter is connected in series because its coil is made up of very low melting point. क्योंकि सीरीज में करंट कम होता है इसलिए काम करता रहता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना, फिर अगले सेशन में हम लोग इसके बारे में फिर और डिटेल्स में समझेंगे, इसका न्यूमेरिकल फिर बताएंगे। चलिए, थैंक यू। इसका फार्मूला जो होता है उसको हम डिराइव करेंगे। थैंक यू।